मित्रों, हमने टॉपिक लिया है वो आप देख रहे हैं जो है प्रयोगात्मक प्रारूप के मूल सिद्धांत, यानी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। यानी प्रयोगात्मक प्रारूप के मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं और इन सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, किसने एस्टेब्लिश किया था, इसके बारे में जानकारी लेंगे। और साथ ही साथ जो भी 3 सिद्धांत इन्होंने दिया है और जितने भी सिद्धांत हैं उनको हम लोग डिटेल में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको रिसर्च से साथ साथ अन्यत्र वीडियोस भी आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो आइए देखते हैं प्रयोगात्मक प्रारूप के मूल सिद्धांत को किसने दिया था और कौन कौन से और उनके अंतर्गत क्या क्या फिनोमेना कंडक्ट होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेसर फिशर, यहाँ पे देखिए प्रोफेसर फिशर ने प्रयोगात्मक प्रारूप के 3 सिद्धांतों का वर्णन किया है। यानी प्रोफेसर फिशर साहब ने प्रयोगात्मक यानी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के 3 सिद्धांतों का वर्णन किया है, जिसमें सबसे पहला है आपका फर्स्ट है आपके पास प्रतिकृति का सिद्धांत, सेकंड है यादृच्छिकरण के सिद्धांत, थर्ड है स्थानीय नियंत्रण के सिद्धांत। यानी फिशर साहब ने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को 3 भागों में डिवाइड किया। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिप्लिकेशन, सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन, थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल। तो अंग्रेज़ी में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है याद रखना, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश वर्जन को हिंदी वर्जन में कन्वर्ट करके आपके सामने दे दिया जाता है, इंग्लिश को ही हिंदी लैंग्वेज में लिख करके। इसलिए इंग्लिश में पढ़ने की जो टेंडेंसी है थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर करेंगे तो बेहतर रिज़ल्ट आपका आएगा। तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस करना चाहेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ रिप्लिकेशंस क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल क्या होता है। हम तीनों चीज़ों को, तीनों सिद्धांत को इसलिए यहाँ पे बातचीत करें क्योंकि हम आगे जब वीडियोस लेके आएंगे तो उसमें हम टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन के अंतर्गत होता एक्चुअली में क्या होता है, रिसर्च डिज़ाइन कैसे बनता है, कैसे वर्णन किया जाता है, किसी रिसर्च प्रॉब्लम के लिए कैसे डिज़ाइन तैयार किया जाता है, कैसे इफ़ेक्ट किसी वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर देखा जाता है, उन सारी चीज़ों को हम वहाँ पे बात करेंगे। और जिनमें प्रिंसिपल ऑफ रिप्लिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल इम्प्लीमेंट होगा डायरेक्ट। तो इसको ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिर यहाँ से हम 1 बाय 1 बात कर लेते हैं कि प्रतिकृति का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ रिप्लिकेशन होता क्या है। तो इसके अंतर्गत इस सिद्धांत के अनुसार प्रयोग को एक से अधिक बार दोहराया जाना चाहिए। यानी प्रिंसिपल ऑफ रिप्लिकेशन, रिप्लिकेशन का मतलब क्या है, बार बार चीज़ों को सामने लेके आना। तो इसलिए इसके अंतर्गत इस सिद्धांत के अनुसार प्रयोग को एक से अधिक बार दोहराया जाना चाहिए। ठीक है, इस प्रत्येक उपचार यानी ट्रीटमेंट एक के बजाय कई प्रयोगात्मक इकाइयों एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स में लागू होता है। ठीक है, ऐसा करके प्रयोगों की सांख्यिकीय सटीकता में वृद्धि होती है। कहने का मतलब यह है कि हम कोई भी से प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रयोग करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो हम अगर प्रिंसिपल ऑफ रिप्लिकेशन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमको एक ही प्रयोग को ऐसा हम डिज़ाइन बनाएंगे प्रयोग का कि एक ही प्रयोग को हम एक से ज़्यादा बार दोहराएंगे। अगर एक बार करेंगे और उसके बाद हम डाटा का कलेक्शन करके उसमें हम रिज़ल्ट दे देंगे, दिस इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ रिप्लिकेशन। इसको अपने दिमाग में रखिएगा कि प्रिंसिपल ऑफ रिप्लिकेशन तभी होगा जब हम कई बार उसको दोहरा कर उसकी सांख्यिकीय विश्लेषण करके सांख्यिकीय सटीकता में को देखते हुए हम रिज़ल्ट को तैयार करेंगे, तो वो कहलाएगा प्रिंसिपल ऑफ रिप्लिकेशन। केवल एक बार आपने रिसर्च किया और उसी के तहत आपने समंकों को इकट्ठा करके अगर आप रिज़ल्ट तैयार कर देंगे तो दिस इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ रिप्लिकेशन। इसको याद रखिएगा। जैसे एक उदाहरण से हम चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम चावल की 2 किस्मों के प्रभाव की जांच कर रहे हैं।
ठीक है, हमको 2 चावल के किस्मों के प्रभाव के बारे में जांच करना है। तो इस उद्देश्य के लिए हम क्षेत्र को 2 हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं, यानी हम किसी खेत को क्या करेंगे मित्रों, 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे, ए भाग एंड बी भाग। ठीक है, 2 भागों में विभाजित कर तथा एक भाग में एक किस्म और दूसरे भाग में दूसरे किस्म को विकसित करते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम इस प्रयोग के लिए प्रतिकृति के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ रिप्लिकेशन को लागू करना चाहते हैं तो हम पहले क्षेत्र को कई हिस्सों में विभाजित करते हैं। ठीक है, और इन हिस्सों में आधे भाग में एक किस्म और आधे भाग में दूसरे किस्म को विकसित करते हैं। इसके बाद हम दोनों किस्मों की उपज का समंक यानी डाटा एकत्र करते हैं और इसकी तुलना करके निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यानी हम क्या करेंगे, किसी खेत को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर लेंगे और एक भाग में हम एक किस्म के पौधे यानी बीज लगाएंगे, दूसरे भाग में दूसरे किस्म के लगाएंगे और इसके बाद जब उसमें उत्पादित होगा चीज़ें, 2 किस्म उत्पादित होंगे तो उनके हम समंकों को एकत्र करके उनकी तुलना करके एक निष्कर्ष निकाल लेंगे। लेकिन अब जैसे ही अब प्राइमरी लेवल में यह चीज़ें दिखेंगी केवल एक ही बार, यानी 2 अलग अलग क्षेत्रों में हमने एक किस्म एक क्षेत्र में, दूसरे किस्म में दूसरा किस्म दूसरे क्षेत्र में हमने उत्पादित किया और निष्कर्ष निकालने के बाद जो हमें परिणाम मिलेगा इस केस में वो प्रतिकृति के सिद्धांत को लागू नहीं करता है, क्योंकि केवल मैंने एक ही बार अभी हमने प्रयोग किया है। लेकिन जब इसी कार्य क्षेत्र में हम एक से अधिक बार प्रयोग करेंगे इसी चीज़ को तो वो जो है द प्रिंसिपल ऑफ रिप्लिकेशन कहलाएगा। समझ में आ गई होगी बातें। यानी इस प्रकार के जो परिणाम हैं, इस प्रकार प्राप्त परिणाम प्रतिकृति के सिद्धांत को लागू किए बिना प्राप्त परिणाम के मुकाबले अधिक विश्वसनीय होंगे। ठीक है, बेहतर परिणाम के लिए प्रयोग को कई बार दोहराया जा सकता है जो प्रतिकृति का सिद्धांत बन जाएगा। यानी हमको लगेगा जैसे एक ही बार में हमने 2 किस्म, एक किस्म को ए में दूसरे किस्म को बी में हमने बोया और दोनों किस्म के जब उत्पादित हो जाएंगे तो उसमें हम जो डाटा मिलेगा, समंक मिलेगा, निष्कर्ष मिलेगा, उसमें हम लगा लेंगे कि किस में कौन सी किस्म की पैदावार कितनी है और कितनी जल्दी हो जाएगा, मौसम का क्या प्रभाव होगा, मिट्टी का क्या प्रभाव है, वातावरण का क्या प्रभाव, तो वहाँ हम देख लेंगे। लेकिन केवल एक ही बार अगर करेंगे तो वहाँ पे द प्रिंसिपल ऑफ रिप्लिकेशन नहीं लगाया आपने। उसको आप भले कहें कि नहीं हमको पता चल गया कि यहाँ पे फर्स्ट वाले में बहुत अच्छा किस्म की पैदावार हुई, सेकंड वाले में ख़राब किस्म की पैदावार हुई। जब हम इसी परिक्षेत्र में एक से कई बार उसको दोहराएंगे तब जाके वो प्रतिकृति का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ रिप्लिकेशन का सिद्धांत बन जाता है। समझ में आई बात? तो यही है द प्रिंसिपल ऑफ रिप्लिकेशन। कुछ मिला के इस प्रयोग में आपको एक से कई बार दोहराया जाएगा। अगर एक बार करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ रिप्लिकेशन के अंतर्गत नहीं आएगा। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकंड है हमारे पास सिद्धांत जो यादृच्छिकरण का सिद्धांत यानी द प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन मतलब क्या होता है कि अपने से हम सिलेक्ट नहीं करते चीज़ों को, हम रैंडम यानी यादृच्छिक रूप से किसी भी चीज़ का या किसी क्षेत्र का चुनाव कर लेते हैं। जो सामने दिखा वही क्षेत्र हमने चुन लिया और उसी में हमने कोई प्रयोग किया तो वह जो प्रयोग होता है यादृच्छिकरण के सिद्धांत कहलाता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। जब हम एक प्रयोग करते हैं तो रैंडमाइजेशन के द्वारा बाह्य कारक यानी एक्सट्रानियस कारकों के प्रभाव के खिलाफ द प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन सुरक्षा प्रदान करता है। अब इसमें होता क्या है, ध्यान से देखिए। इसमें बाह्य कारकों से बचने के मौके तलाशते हैं। अब कैसे मौके तलाशते हैं, थोड़ा एक एग्जाम्पल से, उसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और हमने बढ़ाया है तो उसको समझने का प्रयास करिएगा। जैसे कि हम चावल की एक किस्म एक क्षेत्र के हिस्सों में के पहले भाग में और दूसरे किस्म को दूसरे भाग में उगाते हैं तो यह संभव है कि मिट्टी की
प्रजनन क्षमता दूसरे भाग की तुलना में पहले भाग में अलग हो? बिल्कुल संभावित है भाई। हमारे पास 2 भाग हैं और दोनों भाग में हम अलग अलग किस्म के बीज या चावल उगाने का प्रयास करते हैं। तो हम वहाँ देखेंगे कि जो मिट्टी की प्रजनन क्षमता है, उत्पादन करने की जो क्षमता है, दूसरे भाग की तुलना में पहले भाग में अलग हो सकती है या दिख रही हो। और अगर ऐसा हो तो हमारे प्रयोग यथार्थवादी नहीं होंगे। बिल्कुल सही बात है। ऐसी स्थिति में हम कुछ यादृच्छिक नमूना, जैसे अब आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें उत्पादित करना है, मान लीजिए 1 टन गेहूँ चावल उत्पादित करना है, तो आप क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा लगाएंगे, यानी 1 किलो 2 किलो चावल के धान के बीज आप डालेंगे और वहाँ से उत्पादित करके मिट्टी के प्रजनन क्षमता को चेक करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, लगा लेंगे कि अब इस मिट्टी की क्या स्थिति है, इसमें हमारा मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमको वहाँ से जानकारी मिल जाएगी। फिर हम अगर अच्छा उत्पादन हुआ मिट्टी में तो हम 1 टन के लिए जो है धान के बीज को बो देंगे, ठीक है, और हम वहाँ से अच्छे फसल का उत्पादन कर लेंगे। लेकिन अगर मिट्टी अच्छी नहीं हुई तो हमारा क्या होगा कि वहाँ से पता चल जाएगा छोटे नमूनों से कि यहाँ की मिट्टी सही नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे 1 टन चावल की खेती नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें हमारा क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि ऐसी स्थिति में हम कुछ यादृच्छिक नमूना तकनीक यानी सैंपल रैंडम टेक्निक के आधार पर क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रकार के चावल की उगाई कर सकते हैं। यानी हम यादृच्छिक सिद्धांत लागू कर सकते हैं और अपर्याप्त कारकों यानी मिट्टी की उर्वरता में मतभेद के प्रभाव से खुद को बचा सकते हैं। समझ में आई बात? वही चीज़ हमने जो एग्जाम्पल के तहत पहले बातचीत कर लिया, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। इस प्रकार द प्रिंसिपल ऑफ रेंडमाइजेशन के उपयोग के माध्यम से हम प्रयोग त्रुटि का एक बेहतर अनुमान लगा सकते हैं। फिर वहाँ से हम थोड़े से में पता चल जाएगा कि यह किस तरीके की कंडीशन है, किस तरीके से कंडीशन यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, कौन से फसल को उगा सकते हैं, कौन से फसल को नहीं उगा सकते हैं। तो यही टेक्निक हमारे पास क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल ऑफ रेंडमाइजेशन। तो थर्ड आता है इसी के अंतर्गत स्थानीय नियंत्रण का सिद्धांत यानी द प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल। आइए देखते हैं इसके अंतर्गत क्या आता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत हमें प्रयोग को इस तरह से योजनाबद्ध करना चाहिए कि हम भिन्नता के 2 तरफा विश्लेषण 2-वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कर सकें, जिसमें समंक डाटा की कुल परिवर्तनशीलता को 3 घटकों में विभाजित कर लेते हैं। यहाँ पे 2 तरफा विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है, 2-वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का प्रयोग किया जाता है, यानी इसमें सांख्यिकीय गणनाओं की मदद ली जाती है। इसमें एफ टेस्ट कहा जाता है। यहाँ पे 2 तरफा 2-वे एनालिसिस को, वहाँ से हम चीज़ों को टेस्ट करते हैं। वो क्या होता है उसके लिए हम लोग अलग से बात करेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस घटक में यानी जो समंक हमारे पास होता है कि कुल परिवर्तनशीलता को 3 घटकों में विभाजित करते हैं, ये हमेशा। और वो कौन कौन से 3 घटक हैं, आइए देखते हैं। पहला घटक है इसमें हमको उपचार, यानी उपचार जैसे वहाँ हम चावल की बात कर रहे हैं तो जैसे चावल की किस्म कितने हैं वो हमारे लिए यहाँ पे क्या हो गया, उपचार हो जाएगा। अब बाह्य कारक में बांट लेते हैं। बाह्य कारक क्या होगा, मिट्टी की उर्वरता मान लेते हैं कि उसकी प्रजनन क्षमता क्या है, और प्रयोग की त्रुटि को हम यानी इन 3 भागों में हम चीज़ों को डिवाइड कर लेते हैं, उनकी परिवर्तनशीलता को। और इसके बाद हम करते क्या हैं, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि दूसरे शब्दों में स्थानीय नियंत्रण के सिद्धांत के अनुमान हम पहले क्षेत्र को कई सजातीय होमोजेनियस भागों में विभाजित करते हैं, जिन्हें ब्लॉक के रूप में जाना जाता है। यानी हम देखते हैं वहाँ पे है कि जैसे हमारे पास कुछ मैदान यानी फील्ड है, अब हम इसको कई भागों में डिवाइड करता हुआ दिखाई दे रहा है।
A B C D E। तो हम देखेंगे इसमें ABCD 3 भागों में कि कौन कौन सी मिट्टी एक प्रकार की दिख रही हैं। ठीक है, कौन कौन सी मिट्टी एक प्रकार, एक नेचर, एक गुण के दिख रहे हैं और कौन कौन सी मिट्टी दूसरे गुण के दिख रहे हैं। तो उनको, उन स्थानों को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। यानी वही कहा जाता है, पहले कई क्षेत्रों कई सजाती, यानी उसे हम होमोजीनियस भाग कहते हैं, सजातीय भागों में हम उसको विभाजित कर लेते हैं। और ये जो अलग अलग विभाजित होते हैं, मान लीजिए हमको 5 तरीके के मिट्टी दिखाए गए या 3 प्रकार के, तो हमको 3 क्षेत्र वहाँ पे हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 3 क्षेत्र डिवाइड कर लेंगे, ये और इसमें कई भाग हैं एक ही प्रकार के। तो ये जो प्रकार दिख रहा है इसको हम लोग ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लॉक। ये देखिए इसमें लिखा हुआ सजातीय भागों में विभाजित करते हैं, जिन्हें हम लोग ब्लॉक के रूप में जाना जाता है। और फिर प्रत्येक ऐसे ब्लॉक को उपचार की संख्या के बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। और इन ब्लॉकों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, जितने वहाँ उपचार की संख्या दिखाई देती है। यानी जितने किस्म होते हैं, जैसे चावल के अगर 4 किस्म हैं तो ब्लॉक को 4 भागों में डिवाइड किया जाएगा। अगर उपचार की संख्या यानी किस्मों की संख्या 10 है तो ब्लॉक को हमें 10 भागों में डिवाइड करनी, 10 प्रकार के मिट्टी को हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि ब्लॉक को उपचार की संख्या के बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। क्षेत्र को कई समरूप भागों में विभाजित करना अवरुद्ध या ब्लॉकिंग कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा, ब्लॉकिंग कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के अंतर्गत हम लोग ब्लॉकिंग करते हैं। यानी जो समरूप भाग यानी सजातीय भाग जो हम बांट रहे हैं, उनको बांटना हमारा क्या कहलाता है, ब्लॉकिंग कहलाता है। आमतौर पर ब्लॉक वे होते हैं जिन पर हम एक बाह्य कारक तय करते हैं ताकि हम भिन्नता के 2 तरफा विश्लेषण के माध्यम से समंग की कुल परिवर्तनशीलता में इसके योगदान को माप सकें। यानी कहने का मतलब हम किसी एक ब्लॉक में हम किसी एक ही गुण, एक ही चर को वहाँ पे हम देखते हैं, कोई अन्यत्र चर वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसके सिद्धांत को लागू कर लेते हैं। तो आई होप उसके बाद हम क्या करते हैं, डाटा इकट्ठा कर लेते हैं सारे ब्लॉक से, और डाटा इकट्ठा करने के बाद हम समंकों का एनालिसिस करके एक नया रिज़ल्ट तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है स्थानीय नियंत्रण का सिद्धांत पूर्ण हो जाता है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर कहीं त्रुटियां आपको समझ में आई होंगी तो उसको ज़रूर कमेंट में पिक कर दिएगा, गिफ्ट करिएगा, उसको हम एनालिसिस करेंगे और संभावित सॉल्यूशंस को देने का प्रयास करेंगे। तो फिर मिलेंगे हम मित्रों नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद।